अब आगे देखते हैं हम। व्हाट्स दिस यू हैव बिन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक अबाउट व्हाट। तब वो पूछते हैं कि व्हाट्स दिस यू हैव बिन टेलिंग, मतलब तुम किस बारे में बोल रहे हो। तब जेंसी वो रिप्लाई करती है नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते में, अबाउट व्हाट किस चीज़ के लिए। देन योर जॉफ टोल्ड अवर फ्रेंड यू मेड डैनी कैसी। तब जेंसी बताती है सोफ़ी को कि तुम्हारा जॉफ मतलब तुम्हारा जो भाई जॉफ है उसने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली हुई हो। दिस वॉजेंट एन इंक्वेजन जस्ट जेंसी बिंग नॉजी, और ये किसी प्रकार का कोई इंक्वेजन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ओके मतलब जेंसी की तरफ से ये कोई वो बोल सकते हैं कि कोई इंक्वेजन नहीं कर रही थी, कोई जांच नहीं कर रही थी सोफ़ी को ले करके, बस जेंसी जो थी उसने ऐसा सुना था अपने भाई से, इसलिए बस वो अपनी दोस्त सोफ़ी से क्वेश्चन कर रही थी कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। बट सोफ़ी वो स्टार्टल्ड ओह दैट, लेकिन सोफ़ी जो रहती है ये सुन करके एकदम हैरान हो जाती है, स्टार्टल्ड हो जाती है कि मेरे भाई ने कैसे बता दिया जेंसी के ब्रदर को। फिर वो बोलती है कि ओह दैट, अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो। जेंसी फ्रॉन्ड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट वेल येस आई डिड। उसके बाद जेंसी जो रहती है वो फ्रॉन्ड मीन्स एंग्री लुक देती, थोड़े गुस्से वाली नज़र से उसको देखती है। और जेंसी सोचती है कि सोफ़ी क्या करने की कोशिश कर रही है, बात को ढकने की कोशिश कर रही है। फिर जेंसी बोलती है कि हाँ वही। तब सोफ़ी उसको रिप्लाई करती है कि हाँ मैं डैनी कैसी से क्या की थी, मैं डैनी कैसी से मिली हुई थी। यू नेवर डिड जेंसी एक्सक्लेम, लेकिन जेंसी उसको बोलती है सोफ़ी को कि नहीं तुम डैनी कैसी से कभी नहीं मिले हो। सोफ़ी ग्लैड एट द ग्राउंड डैम दैट जॉफ, दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। उसके बाद सोफ़ी जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ देखने लग जाती है और फिर सोफ़ी बोलती है कि अरे ये जैब भी ना, ये तो जो बात सोफ़ी और जॉब के बीच में हुआ था, इसलिए वो सोफ़ी बोलती है कि ये जॉफ थिंग है, मतलब मैंने ये बातें अपने भाई जॉफ को बताई थी, ना कि ये जेंसी थिंग है, ना कि मैंने ये बातें जेंसी को बताई है। ऐसा बोलने लग जाती है सोफ़ी। देन इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, सोफ़ी बोलती है कि ये बातें मेरे और मेरे भाई के बीच में क्या थी, कुछ स्पेशल थी, कुछ विशेष थी और हम दोनों किसी से शेयर नहीं करने वाले थे। समथिंग सीक्रेट, मानो कि कुछ एकदम सीक्रेट था उन दोनों के बीच। इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। फिर आगे सोफ़ी ये भी बोलती है कि ये जो बात है वो जेंसी के टाइप का बात नहीं है कि मैं डैनी कैसी से मिली, ये बात जेंसी को नहीं पता होना चाहिए था। Tell gawky Jency something like that and the whole neighborhood would get to know it. Damn that job was nothing sacred. उसके बाद आगे सोफ़ी बोलती है कि टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट। गॉकी मीन्स क्या होता है, एकदम नर्वसली होके, नर्वस होकर के बोलती है कि अब जेंसी को तो सारी बातें पता चल गई है, तो अब ये बातें सबको पता चल जाएगी, हमारे आस पड़ोस सब में। फिर वो जॉफ के ऊपर थोड़ा गुस्से करने लग जाती है कि अरे ये जैब भी ना, उसके अंदर कोई भी चीज़ सैक्रेड नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ को वो क्या नहीं रखता, अपने तक नहीं रखता, वो बिल्कुल पवित्र नहीं है। क्योंकि सोफ़ी ने तो अपने ब्रदर को बताया था और उसके ब्रदर ने फिर किसको बता दिया, जेंसी के ब्रदर को, इसलिए जो सोफ़ी है वो थोड़ी सी गुस्सा करने लग जाती है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो दैट। उसके बाद वो बोलती है कि ये बात एक सीक्रेट था, तो जेंसी सोफ़ी को रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूँगी और ये बात तुमको पता है। आई वॉजन गोइंग टू टेल एनी वन, आगे जेंसी सोफ़ी को ये भी बोलती है कि मैं किसी को ये बातें बताने नहीं जा रही हूँ। There will be a right old wrong if my dad gets to hear about it, जेंसी blinked. उसके बाद सोफ़ी बोलती है कि अगर ये बातें मेरे पापा को पता चलेगी तो हमारे घर के बाहर एक लंबी सी लाइन लग जाएगी। और ये बात सुन करके जो जेंसी रहती है वो अपने आँखें को बस ब्लिंक करती है, मतलब झपकाती है। और रो आई हैव थॉट ही हैड बी जब्ड एज एनी थिंग। उसके बाद जेंसी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हारे घर के बाहर लाइन लग जाएगी, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा चफ्ड हो जाएंगे। चफ्ड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो जेंसी जो है वो सोफ़ी को बोलती है कि तुम्हारे घर के बाहर लाइन क्यों लग जाएगी, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मेरी बेटी डैनी कैसी एक फ़ुटबॉल प्लेयर से मिली। She realized then that Jancy didn't know about the deadbeat. Geoff hadn't told about that. She breathed more easily. अब ये बात सुन करके
सोफ़ी को ये लगता है कि चलो मेरे भाई ने सारी बातें नहीं बताई हैं, उसने बस यही बात बताई है कि मैं डैनी केसी से मिली थी, मेरे और डैनी केसी के डेट के बारे में उसने क्या नहीं किया है, कुछ नहीं बताया है। डेट क्या होता है, एक तरीके का पर्सनल मीटिंग होता है दो लोगों के बीच में। ओके, तो सोफ़ी बोलती है कि अच्छा हुआ मेरे भाई ने मेरे और डैनी केसी के डेट के बारे में किसी को नहीं बताया है, और उसके बाद वो थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। देन फर्दर अब हम स्टोरी में रीड करेंगे। So Joff hadn't let her down after all. He believed in her after all. उसके बाद वो सोचती है कि चलो जॉफ ने सब कुछ नहीं बताया है, मतलब वो पूरी तरीके से मेरा विश्वास नहीं खोया है, ठीक है। और अभी भी जो जॉफ है वो अपनी सिस्टर सोफ़ी पे क्या करता है, बिलीव करता है, यकीन करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट। फिर आगे सोफ़ी ये भी सोचती है कि चलो कुछ चीज़ें तो है जो कि सेक्रेट है, मतलब जॉफ के अंदर कुछ चीज़ें पवित्र भी है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, और वास्तव में ये बहुत छोटी सी चीज़ है। I asked him for an autograph but we hadn't any paper or a pen so it was no good। और आगे ये किससे बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक जो सोफ़ी है वो सोच रही थी ना अपने भाई के बारे में कि मेरे भाई ने सारी बातें नहीं बताई है, बस उसने क्या बताया है कि मैं डैनी केसी से मिली थी और उसके और मेरे बीच के डेट के बारे में नहीं बताया। आगे यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू होता है और वो अब अपनी फ्रेंड जेंसी को बोलती है कि हाँ ये बहुत छोटी सी बात है, मैं डैनी केसी से मिली थी और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन उस टाइम पे हम दोनों के पास ना तो पेपर था और ना तो पेन था, तो वो समय हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाउ मच हैड जॉब सेड। उसके बाद सोफ़ी जो है वो जेंसी से पूछती है कि जॉब ने कितनी बातें बताई है। जीसस आई विश आई हैड बिन देयर, ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट। उसके बाद वो बोलती है आई विश आई हैड बिन देयर, मतलब काश मैं भी वहाँ होती। तब सोफ़ी बोलती है कि ऑफ कोर्स जो मेरे डैड हैं वो तो इस बात पे यकीन भी नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाट अ मिस्री ही इज़, और तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड कितने मिस्री हैं। मिस्री मीन्स क्या होता है, कुछ एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो जाना या फिर एकदम कुछ भी बात को लेकर के उदास हो जाना, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना। But the last thing I need is quiz of people round our house asking him what's all this about Danny Casey। आगे वो सोफ़ी ये भी बोल रही है कि आखिरी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ वो क्या है कि हमारे घर के बाहर में लोगों की भीड़ लग जाए और उन लोग मेरे डैड से पूछने लगे कि डैनी केसी के बारे में कुछ बताइए। He had murdered me, और ऐसा होगा तो सोफ़ी को ये भी पता है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो उसके डैड उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, उसकी मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रॉ। और फिर वो आगे जेंसी से ये भी कहती है और तुम्हें पता है ना कि मेरी मम्मा को अगर पता चलेगा कि हमारे घर के बाहर में लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई है तो मेरी मम्मा का क्या रिएक्शन होगा। जेंसी सेड हुस्ट यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। फिर जेंसी थोड़ी सी सेंसिबल टाइप की होकर के बोलती है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो सोफ, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant। आफ्टर डार्क मीन्स अब इवनिंग ख़त्म हो जाती है, अब रात होने वाली रहती है। उस टाइम पे अब जो सोफ़ी रहती है वो कैनल मतलब नहर जो होता है ना, कैनल को क्रॉस करते हुए जाती है और वहाँ पे सिर्फ किस चीज़ का लाइट आते रहता है, तो लैंप का लाइट आते रहता है। और लैंप कहाँ पे रहता है, वाफ में। वाफ मीन्स क्या होता है, जो बोल सकते हैं हम जो नदी के पास और समुद्र के पास जो घाटियाँ होती है, घाट होता है, वो होता है आपका वार्प। तो वार्प के पास लैंप रहता है, लैंप की रोशनी बस उस कैनल के पास आते रहती है। और एंड द अनसीजिंग ड्रॉन ऑफ द सिटी वॉज मफर्ड एंड डिस्टेंट, और वहाँ पर से वो जो लोकेशन था वहाँ से जो शहर का बोल सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस दूरस्थ था और बहुत धीमा था, मतलब वहाँ पे बहुत शांति थी, लोगों की कमी भी बहुत कम थी, लोग बहुत कम पॉपुलेशन में थे। और इस तरीके से वहाँ का एरिया का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहाँ पे अभी सोफ़ी जा रही है। ओके, इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, और वो जगह वो था जहाँ पे सोफ़ी जब छोटी थी तो अक्सर वहाँ पे खेलने जाया करती थी, खेला करती थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait,
और वहाँ पे एक लकड़ी का बना हुआ बेंच भी था और वहाँ पे एक सॉलिटरी एल्म, एल्म क्या होता है, एल्म एक तरीके का ट्री होता है ना, ट्री का नाम है एल्म और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। तो जो वुडन बेंच रखा हुआ था वहाँ पे एकमात्र अकेला एक ही पेड़ था, एल्म का पेड़ था। वहाँ पे अक्सर जो लवर्स लोग रहते थे वहाँ पे जा कर के बैठा करते थे और अपने पार्टनर का वेट किया करते थे। और सोफ़ी भी जो रहती है उसी बेंच में जा कर के बैठ जाती है और डैनी केसी का क्या करते रहती है, वेट करते रहती है। ठीक है, अब वो डैनी केसी का वेट क्यों कर रही है यहाँ पे, क्योंकि सोफ़ी क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है कि अब डैनी केसी उसके साथ वहाँ पे आएगा, उससे मिलने आने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे गई है। उस वुडन बेंच पे जा कर के वो डैनी केसी का वेट करती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। और आगे सोफ़ी ये भी सोच रही है कि वो ऐसा सोचती थी कि ये जो जगह है एकदम परफेक्ट है और हमेशा वो सोचती थी कि अगर किसी से हमको इस तरीके से मिलना है तो ये जो प्लेस है बहुत परफेक्ट प्लेस है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व शी न्यू ही वुड अप्रूव। और वो जगह और किन लोगों के लिए परफेक्ट है, ऐसे लोगों के लिए जो ऑब्जर्व नहीं होना चाहते हैं। ऑब्जर्व मीन्स ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा एलोन मतलब बोल सकते हैं प्राइवेट स्पेस मिले। तो वो सोचती है कि ये सारा जो प्लेस है वो लोगों के लिए भी क्या है, बहुत परफेक्ट है। और उसको ये बात भी पता था कि इस जगह में डैनी केसी उससे मिलने के लिए अप्रूव भी कर लेगा, हाँ बोल देगा। फॉर सम वाइल वेटिंग सी इमेजिन ही इज़ कमिंग। अब कुछ देर वो वेट करती है कि डैनी केसी आ रहा है। अब वेट करते करते क्या कर देती, फिर से वो अपना इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, सपनों की दुनिया में जीना वो अब चालू कर देती है। She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. अब वो क्या करती है, इमेजिन कर रही है ना, वो सोच रही है कि जो डैनी केसी है वो उस कैनल से, उस नहर से होते हुए आ रहा है। अब उसकी परछाई दिख रही है, वो परछाई से बाहर निकलेगा और वो अपने इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा क्या रहती है, एक्साइटेड रहती है। ठीक है, Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. अब कुछ टाइम होता है जब टाइम क्या हो जाता है, इलेप्स्ड हो जाता है, मतलब पास आउट हो जाता है, कुछ समय बीत जाता है। फिर वो क्या करती है, अपने इमेजिनेशन को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसके बोलने का मतलब क्या है कि अभी वो क्या इमेजिनेशन कर रही थी कि जो डैनी केसी है वो उस कैनल से आ रहा है। अब वो इसको बैलेंस करने के लिए ये सोचती है कि उसका जो इमेजिनेशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि डैनी केसी एक्चुअल में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो एक तरीके से वो पॉजिटिव सोच रही है, तो दूसरे तरीके से नेगेटिविटी सोच करके वो अपने इमेजिनेशन को क्या कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। Here I sit, she said to herself, wishing Danny Casey would come, wishing he would come and sensing the time passing. अब आगे वो ये सोच रही है कि यहाँ पे वो बैठी हुई है वुडन बेंच में और अपने आप से वो बात कर रही है। क्या बात कर रही है, वो विश कर रही है, वो चाह रही है कि डैनी केसी वहाँ पे आए। ठीक है, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, डैनी केसी वहाँ पे आए और इस बात को वो समझे कि अब टाइम क्या हो रहा है, गुजरते जा रहा है, उसको आने में काफ़ी समय लग रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टेइंग इनसाइड मी। आगे सोफ़ी ये बता रही है कि उसको थोड़ी सी पैंग्स क्या होता है, आपका पेनफुल इमोशन। ठीक है, ऐसे एहसास जो हमको बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ देते हैं। तो अब सोफ़ी को थोड़ा बुरा लगने लग जाता है, वो अपने अंदर में पैंग्स मतलब पेनफुल इमोशन फील करने लग जाती है कि अब तक डैनी केसी जो है यहाँ पे आया ही नहीं है। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम। कई टाइम तक क्या करती है सोफ़ी जो रहती है, वो वेट करते रहती है कि अब डैनी केसी आएगा, अब डैनी केसी आएगा, लेकिन डैनी केसी के आने का कोई भी साइन मतलब कुछ भी एहसास पता नहीं चलता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि उसको ये लगे कि सच में डैनी केसी आ रहा है। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नॉन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम। और उसके बाद जो सोफ़ी है वो सोचने लग जाती है कि अरे मुझे तो ये बात याद है कि जो आपने मुझसे कहा था कि जो डैनी केसी है वो कभी नहीं आएगा, और उसके घर में से चाहे उसके डैड हो, चाहे वो उसका ब्रदर जॉफ हो, चाहे उसकी मम्मा हो या फिर उसकी फ्रेंड जेंसी हो, किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं था कि जो डैनी केसी है वो सोफ़ी से मिलने आएगा। तो ये सारी बातें अब जो सोफ़ी है वो याद करने लग जाती है। आई वंडर वॉट विल आई डू, वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम। अब वो ये बात सोच करके थोड़ी सी आश्चर्य हो जाती है, हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर डैनी केसी मुझसे मिलने नहीं आएगा तो मैं घर में जा कर के सबको क्या बताऊँगी।
बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। फिर आगे सोफ़ी ये भी सोचती है कि सिर्फ डैनी और मेरे को ही पता है ना कि हमारे बीच क्या बातचीत हुआ है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज़ टू बिलीव, और आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हो कि लोग आपके बारे में या किसी के भी बारे में क्या सोचेंगे। हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचे, या फिर वो हम पे किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं। वो तो लोगों के ऊपर ही डिपेंड है कि वो क्या सोचते हैं और हम पे वो यकीन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। But all the same, it makes me despondent, this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me। आगे सोफ़ी ये भी बोल रही है कि पूरे टाइम तक वो बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट मीन्स उदास हो जाती है, निराश रहती है, और ये बात भी सोचती है कि वो अपने घर वालों को कैसे प्रूफ करेगी कि वो रॉन्ग नहीं है, जबकि उसके घर वाले उसको गलत ही साबित करते हैं, उसके ऊपर डाउट करते हैं कि ना तो वो डैनी केसी से मिली है और ना ही डैनी केसी उससे मिलने आने वाला है। ये सारी बातें अब सोफ़ी क्या कर रही है, सोचने लग जाती है। सी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। Resignation was no sudden thing. Now I have become sad, she thought। अब जो सोफ़ी है इतने सारी बातें सोचते सोचते अभी भी वो क्या कर रही है, डैनी केसी का वेट कर रही है, देख रही है कि कोई भी चीज़ अभी तक बदला नहीं है, मतलब डैनी केसी के आने का वक्त नहीं हुआ है, ना वो आया है, ना कोई भी चेंजेस नहीं आया अब तक। ठीक है, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। रेजिग्नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, द टाइम टू बी ओवर, मतलब वेट करने का जो उसका समय है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये सोच कर जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो किसका वेट कर रही है, डैनी केसी का वेट कर रही है, और डैनी केसी जो है वो आ ही नहीं रहा है। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और उसके लिए इस उदासी को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप को वहाँ पे संभाल नहीं पाती है। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden। अब जो सोफ़ी है वहाँ पे बैठ कर के अपने फ्यूचर के बारे में अब सोचने लग जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था कि जो सोफ़ी रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, इमेजिनेशन करती है, सोचा करती है। तो आगे वो यहाँ पे ही किसको बोल रही है, डैनी केसी को ही बोल रही है। ठीक है, आगे वो सोचने लग जाती है अपने फ्यूचर के बारे में कि जो डैनी केसी है वो आएगा नहीं, और वो पूरी ज़िंदगी इस बर्डन, इस बोझ के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी कि डैनी केसी उससे मिलने नहीं आया था। They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was। और आगे सोफ़ी ये भी बोलती है कि जो उसके घर वाले हैं उसके ऊपर डाउट करेंगे, शक करेंगे कि डैनी केसी से वो नहीं मिली है, ना कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वो आगे ये भी बोलती है क्योंकि उसके घर वाले हमेशा उसके ऊपर शक करते हैं, लेकिन उसको अपने हेड पे, मतलब अपने उसको दिमाग पे ये चीज़ को याद रखना है कि वो एक बार ही सही लेकिन डैनी केसी से वो पर्सनली मिली थी। Already I envisage the slow walk home and Job's disappointed face when I tell him he didn't come that Danny। अब यहाँ पे जो सोफ़ी है वो अपना फ्यूचर स्टार्ट कर रही है, सोचना ना, इमेजिन कर रही है कि वो ऑलरेडी क्या कर चुकी है, इन्विसेज मीन्स परिकल्पना कर लेना, सोच लेना कि अब हमारे लाइफ में आगे ये होने वाला है। तो जो सोफ़ी है वो पहले से सोच ले रही है कि वो घर धीरे धीरे जलते जाएगी, उसका जो ब्रदर जॉब है, उसका भाई जो है देखेगा, और जब सोफ़ी अपने ब्रदर को ये बताएगी कि डैनी केसी मुझसे मिलने नहीं आया था, तब उसका ब्रदर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा, मीन्स उदास हो जाएगा। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और उदास होने के बाद वो क्या करेगा, उस रूम के दरवाजे से बाहर आएगा और रूम के दरवाजे को ज़ोर से धक्का दे करके बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई शेल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी। अब यहाँ पे वी नो दैट का मतलब कौन है, यहाँ पे वी है आपका सोफ़ी और डैनी। ठीक है, अब सोफ़ी ये बोलना चाहती है कि मुझे और डैनी केसी को पता है कि हम दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ, और वो अपने आप से बात करती है कि डैनी एंड मी करके। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। आगे सोफ़ी ये भी सोच रही है कि ये जो उदासी है डैनी केसी के वेट करने का, मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये सैडनेस की बात है, उदासी की बात है। सी क्लाइम द crumbling steps to the street outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad। अब इतने देर वेट करने के बाद जब डैनी केसी उससे मिलने नहीं आता है तो वो क्या करती है, अब
स्ट्रीट की सीढ़ियों पे, मतलब गली पे जो सीढ़ियाँ रहती है वो क्रॉस करते हुए उस जगह से बाहर निकल जाती है और वो वहाँ पे पब को क्रॉस करती है तो देखती है कि उसके फादर का, मतलब उसके पापा का जो बाईसाइकिल रहता है वो वॉल से, दीवार से सटा हुआ रहता है और अपने फादर के बाईसाइकिल को देख करके वो बहुत ज़्यादा ग्लैड, मतलब खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। और वो खुश क्यों होती है? इसलिए खुश होती है कि जब वो घर जाएगी तो उसके पापा घर पे नहीं होंगे और उसको अपने फादर को कोई भी आंसर देना नहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, बट आरंट यू डैनी केसी? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसेस। अब जब वो घर की ओर जाते रहती है, पब क्रॉस कर लेती है। पब को क्रॉस करने के बाद वापस से वो उसी जगह पे जहाँ पे पहली बार वो डैनी केसी से मिली थी, कहाँ मिली थी? आर्केड पे। आर्केड पे जब वो क्रॉस करते रहती है तो वो दोबारा से रिपीट करती है अपने ही वर्ड्स को, एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी। मतलब वो सेंटेंस को रिपीट करी जो सेंटेंस उसने डैनी केसी को कहा था और ये सारी बातें वो क्या करती है, अपने माइंड पे सोचने लग जाती है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, और आगे वो इमेजिन कर रही है रास्ते में भी कि डैनी केसी क्या किया था, वापस मेरे तरफ पीछे मुड़ा हुआ था और उसका जो चेहरा था वो कैसा था, थोड़ा सा रेड कलर का, मतलब वो थोड़ा सा लाल हो गया था। येस दैट्स राइट, आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर, वी थिंक यू आर अ ग्रेट। और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या कर रही है सोफ़ी, इमेजिन ही कर रही है कि पहली बार जब वो डैनी केसी से आर्केड पे मिली थी तब क्या हुआ था, डैनी केसी से उसने ऐसा बात किया, वो उसकी तरफ टर्न किया, उसके बाद वो उसको बोला कि हाँ तुम सही हो, मैं ही डैनी केसी हूँ। और आगे सोफ़ी जो है वो डैनी केसी को बोलती है कि मैं हर हफ्ते तुमसे मिलती हूँ, मतलब मैं तुमको देखती हूँ जब मैं अपने डैड के साथ और अपने ब्रदर के साथ क्या करने जाती हूँ, तुम्हारा मैच देखने जाती हूँ, तो मैं हर हफ्ते तुमको देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मुझे और मेरे फैमिली वाले को, डैड को, मेरे ब्रदर को ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ग्रेट प्लेयर हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। और ये सुन करके जो डैनी केसी है वो रिप्लाई करता है सोफ़ी को कि आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इसके लिए आप लोग बहुत नाइस हो। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। ये सारी बातें जो सोफ़ी है वो सिर्फ इमेजिन कर रही है ना, सोच रही है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और उसके बाद आगे वो सोच रही है कि मैं इस बात से आश्चर्य थी जब मैंने डैनी केसी से क्या मांगा था, ऑटोग्राफ मांगा था। हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। और उसकी आंखें उसी लेवल पे थी जितनी लेवल पे उसकी, मतलब जिस नज़रिए से या फिर जितने हाइट से डैनी केसी सोफ़ी को देख रहा था और उसी हाइट से सोफ़ी भी डैनी केसी को देख रही थी। देन his nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles he does so shyly, exposing teeth with gaps between। आगे यहाँ पे जो सोफ़ी है वो डैनी केसी के बॉडी स्ट्रक्चर को बता रही है और ये बताती है कि उसके नाक जो थी थोड़ी सी फ्रैकल्ड थी। फ्रैकल्ड मीन्स क्या होता है, जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, दाग होते हैं, तो बताती है कि उसकी नाक में थोड़े से फ्रैकल्ड थे और उसका जो नोज़ था वो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में था, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। और जब वो स्माइल करता था तो बहुत शाय, मतलब शर्माते हुए स्माइल करता था और उसके दांत के बीच में थोड़े से गैप्स भी थे। His eyes are green and when he looks straight at you they seem to simmer। और उसकी आंखें कैसी थी, ग्रीन कलर की थी और वो जब तुम्हारी ओर देखेगा तो मानो ऐसा लगता था कि उसकी आंखें सीमर कर रही है, मीन्स झिलमिला रही है, क्लियर नहीं है। They seem gentle, almost afraid, like a gazelles, and you look away। और वो बहुत ही जेंटल, मतलब शांत स्वभाव का ऐसा दिखने वाला इंसान है, ऐसा लगता है मानो कि वो कुछ चीज़ से डरा हुआ है, ठीक है, एक गैज़ल की तरह। गैज़ल क्या होता है, एक छोटा बारहसिंगा जो होता है उसके बच्चे को गैज़ल्स बोलते हैं, तो वो उसको उससे कंपेयर कर रही है कि वो गैज़ल की तरह दिखाई देता है। और जब हम, सोफ़ी बता रही है कि जब हम एक दूसरे की ओर देख रहे थे, आई कांटेक्ट करते थे तो क्या कर लेते थे, लुक अवे, मतलब अपनी नज़रें क्या कर लेते थे, बदल लिया करते थे। You let his eyes run over you a little and then you come back to find them slightly breathless। उसके बाद जब उन लोग नज़रें क्या करते थे, इधर उधर चेंज करते थे और वापस से जब उन लोग आँख मिलाते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उन लोग ब्रेथलेस हो गए हैं। And he says, I don't seem to have a pain at all. You realize you haven't either. My brothers will be very sorry।
अब उसके बाद आगे वो ये बता रही है कि जब उसने डैनी केसी से ऑटोग्राफ मांगा था उस टाइम पे ना तो डैनी केसी के पास पेन था और तुमको ये पता चले कि तुम्हारे पास भी कोई पेन नहीं था। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मतलब सोफ़ी जो है वो डैनी केसी को ये बताना चाहती है कि अगर मेरे छोटे भाई डेरेक को ये पता चलेगा कि मैंने आपका ऑटोग्राफ नहीं लेकर के आया है तो उसको बहुत ज़्यादा उदासी होगी। And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes। और उसके बाद सोफ़ी ये भी बोल रही है कि उसका वेट करना, अकेले आर्केड में डैनी केसी का वेट करना, जब वो वहाँ से चले जाता है तो अकेले खड़े होकर के उसका वेट करना कि अभी डैनी केसी था तो हम ये बातें कर रहे थे, डैनी केसी था तो हम एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे, उसकी आवाज़ों को याद करना, उसकी आवाज़ों को रिपीट करना और उसके आँखों को याद करना, ये सारी चीज़ें सोफ़ी अब बोलने लग जाती है। नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, द प्रोजिगी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी। और आगे वो ये भी बता रही कि वो बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं था, वो एक प्रोजिगी था। प्रोजिगी मीन्स क्या होता है? अ यंग टैलेंटेड जेंटल पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा यंग होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको हम प्रोजिगी बोल सकते हैं। तो वो डैनी केसी का डिस्क्रिप्शन करते हुए बताती है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा टॉल था ना बोल्ड था, वो एक टैलेंटेड पर्सन था, टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर था, बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, वो जीनियस था और वो द ग्रेट डैनी केसी है। And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes। ओके, यहाँ से ये सेंटेंस रिपीट हो गया है। हम आगे देखते हैं द ग्रेट डैनी केसी के बाद। And she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant approbation। आगे फिर एट लास्ट ये बताया गया है कि जब उन लोग एवरी सैटरडे को क्या करने जाते थे, डैनी केसी का फुटबॉल मैच देखने जाते थे। तो पिछले सैटरडे को जो उन लोग मैच देखने गए थे उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे डिफेंडर्स, ठीक है, जो लंबरिंग थे, मतलब बहुत स्लो मूव करते हुए, वो फुटबॉल को स्लोली मूव करते हुए गोल की तरफ लेकर के जाता था। और उस टाइम पे लगभग से 50,000 जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे, वो बोल सकते हैं अपनी सांस रोक करके बैठे हुए थे कि डैनी केसी ये गोल कर पाएगा या डैनी केसी ये गोल नहीं कर पाएगा। और जैसे ही वो गोल करता है तो एक्सप्लोजन मीन्स बोल सकते हैं गोल करने की जो आवाज़ है वो जब आती है तो लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डैनी केसी का एब्रोबेशन मतलब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। और यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होता है और इस स्टोरी के एंड पे हमको ये पता चला ना तो जो सोफ़ी थी वो रियल पे आर्केड पे डैनी केसी से मिली थी और ना ही डैनी केसी उससे मिलने आया था। सिर्फ सोफ़ी का क्या था, ये सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन था कि वो इमेजिन कर रही थी कि डैनी केसी से वो मिली है और डैनी केसी उसको डेट पे मिलने आएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। अभी इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले थिंक एज यू रीड में पेज नंबर 79 आपके बुक में देख सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। स्कूल ख़त्म होने के बाद जो वो दो गर्ल्स थे, टू गर्ल्स कौन कौन से थे, सोफ़ी एंड जेंसी, उन दोनों को क्या काम मिल सकता था। सो द आंसर इज़ आफ्टर स्कूल मोस्ट लाइकली द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। उनके स्कूल कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा चांसेस उनको कौन से काम मिलने के थे, तो वो बिस्किट फैक्ट्री पे काम करेंगे, यही वर्क मिलने के उनको चांसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफ़ी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। Why does Jancy discourage her from having such dreams? जो सोफ़ी सपने देख रही थी उसके क्या क्या ऑप्शन थे और जेंसी उसको क्यों डिस्करेज कर रही थी, उसको मोटिवेट नहीं कर रही थी, उसको डिस्करेज क्यों कर रही थी कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमको ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए। तो इसका रीज़न, इसका कारण हमको बताना है। सो द आंसर इज सोफ़ी वॉज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग आइदर हर ओन बुटीक or becoming an actress or a fashion designer, but for all these
एस्पिरेशन, सोफ़ी लैक्स मनी एज वेल एज द नेसेसरी एक्सपीरियंस। सोफ़ी का क्या सपना था, वो ये चाहती थी कि वो खुद का एक बुटीक खोल लेगी, या तो वो क्या करेगी एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, या फिर वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। जबकि उसको ये बात भी पता था कि सोफ़ी के पास पैसों की कमी है, और पैसों की कमी होने के साथ साथ उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास कोई अनुभव भी नहीं है। सो जेंसी हर स्कूल फ्रेंड आस्क सोफ़ी टू बी सेंसिबल एंड टू स्टॉप एंटरटेनिंग वाइल्ड ड्रीम्स। और यही कारण था कि जेंसी उसको क्या कर रही थी, सोफ़ी को मना कर रही थी कि तुम इस तरीके के बेतुके सपने देखना बंद करो। नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर 81, थिंक एज यू रीड कही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सोफ़ी रिगल व्हेन जॉब टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। सोफ़ी जो है वो रिगलिंग क्यों कर रही थी जब जॉफ ने उसके फादर को बताया कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली थी। सो द आंसर इज सोफ़ी वॉज फ्राइटेंड दैट हर फादर वुड बी एंग्री टू हर अबाउट इट दैट शी हैड मेट डैनी केसी, सो शी रिगल्ड विथ फियर। सोफ़ी डर की वजह से इसलिए रिगलिंग कर रही थी क्योंकि उसको इस बात का डर था कि अगर उसका भाई उसके फादर को बता देगा कि वो डैनी केसी से मिली है तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे ये बात सुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज जॉब बिलीव व्हाट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। क्या जॉब ने डैनी केसी के बातों पे यकीन किया था जब डैनी केसी ने बताया कि जब सोफ़ी ने बताया कि मैं डैनी केसी से मिली थी, तो क्या इस बात पे जॉब विश्वास करता था या उसने ये विश्वास किया था? नो ही डजंट, ही सेज दैट इट इज़ द अनलकी लाइकेस्ट थिंग ही हैड एवर हियर्ड। जो जॉब था उसने सोफ़ी के बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि ये जो बात तुमने मुझे अभी बताई है ये मुझे सबसे गंदी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज हर फादर बिलीव्ड हर स्टोरी। क्या सोफ़ी के जो फादर थे वो उसकी कहानी पे यकीन किए? सो द आंसर इज नो, ही डजंट बिलीव हर स्टोरी, ही टर्न्स एंड लुक्स एट हर इन डिस्टेंट। जो सोफ़ी के फादर थे वो सोफ़ी की स्टोरी पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, बल्कि सोफ़ी की तरफ वो घृणा की नज़र से देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। किस तरीके से सोफ़ी अपने भाई जॉब को अपने फ्यूचर की फैंटेसी, मतलब वो जो सपने देखती थी अपने भविष्य को लेकर के, उसमें अपने भाई को वो किस तरीके से शामिल कर ली थी? And the answer is she creates a story of how she had met Danny Casey at the window of his shop and tells it to her brother as well. She also tells him that she had asked Danny for an autograph. Thus, she tries to include her brother Job in her fantasy. जो सोफ़ी थी वो क्या करती है, अपनी कहानी बना लेती है कि वो डैनी केसी से मिली थी, ठीक है, आर्केड के शॉप के एक विंडो के पास वो डैनी केसी से मिली थी, और ये सारी बातें वो अपने भाई जॉब को बताने लग जाती है। और आगे वो अपनी ब्रदर को ये भी शेयर करती है कि वो डैनी केसी से ऑटोग्राफ मांगी थी, और इस तरीके से वो अपने ब्रदर जॉब को अपने फैंटेसी में क्या कर लेती है, इंक्लूड कर लेती है, शामिल कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर। डैनी केसी था वो कौन से कंट्री के लिए खेला करता था? एंड द आंसर इज ही प्लेड फॉर आयरलैंड। डैनी केसी जो है वो आयरलैंड के लिए फुटबॉल खेला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 85, थिंक एज यू रीड का। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाई डिडंट सोफ़ी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। क्या रीज़न था, क्या कारण था कि सोफ़ी चाहती नहीं थी कि जेंसी, उसकी जो फ्रेंड थी जेंसी, उसको डैनी केसी के बारे में पता चले कि सोफ़ी और डैनी केसी एक दूसरे से मिले थे? उसका क्या रीज़न था? एंड द आंसर इज सोफ़ी फियर दैट इफ़ जेंसी केम टू नो अबाउट द स्टोरी देन द इंटायर नेबरहुड वुड ऑल्सो कम टू नो अबाउट इट। सोफ़ी को इस बात से डर था कि अगर जेंसी को सारी बातें पता चल जाएगी तो वो पूरे नेबरहुड, मतलब आस पड़ोस के सभी लोगों को वो क्या करेगी, ये सारी स्टोरी बता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी केसी। क्या सोफ़ी सचमुच डैनी केसी से मिली थी? एंड द आंसर इज सोफ़ी एक्चुअली डिड नॉट मीट डैनी केसी इन अ पर्सन, मतलब वो बोल सकते हैं पर्सनली या फिर वास्तव में जो सोफ़ी थे वो डैनी केसी से कभी नहीं मिली थी, वो उसका सिर्फ इमेजिनेशन था। सी फैंटिसाइज्ड मीटिंग हिम एज सी इन डगल्ड इन डे ड्रीमिंग, दिस गेव हर इमेंस प्लेजर। एक्चुअल में जो सोफ़ी थी वो डे ड्रीमिंग करती थी, मतलब दिन में सपने देखा करती थी, और ये सपनों के वजह से सोफ़ी को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, और वो एक्चुअल में डैनी केसी को नहीं मिली थी। डैनी केसी को मिलना सिर्फ उसके लिए क्या था, एक कल्पना करना ही था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द ओनली ओकेशन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन, मतलब वो अपने रियल लाइफ में डैनी केसी को कब देखती थी, वो कौन सा ऐसा ओकेशन था। एंड द आंसर इज पर्सनली शी सॉ हिम एट द स्टेडियम प्लेइंग अ मैच विच शी हैड गॉन टू विटनेस अलॉन्ग विथ हर फादर। रियल लाइफ में जो सोफ़ी है वो डैनी केसी को सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में देखा करती थी जब वो अपने फादर के साथ फुटबॉल मैच देखने जाती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सोफ़ी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफ़ी और जेंसी जो थे वो दोस्त भी थे और सहपाठी भी थे। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन दैम दैट शो अप इन द स्टोरी, लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर है जो इस कहानी में हमको दिखाया गया है। एंड द आंसर इज Sophie and Jancy are both classmates and friends. Both of them belong to lower middle class families with restricted means of survival. सोफ़ी और जेंसी दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ ही साथ क्लासमेट भी थे। दोनों के दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जहाँ उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। रिस्ट्रिक्शन मतलब चीज़ों को लेकर के जो उन लोग सर्वाइव करते हैं, जिस तरीके से जीते हैं, हर चीज़ में क्या थी, उनको पाबंदी लगी हुई थी। Jancy, being realistic and practical, knew her limitation and felt that she and Sophie were both earmarked for the biscuit factory after they passed out from school. जेंसी जो थी वो रियलिस्टिक गर्ल थी, मतलब वास्तविक ज़िंदगी में यकीन रखने वाली लड़की थी और उसको अपने लिमिटेशंस पता थे और उसको ये बात भी पता था कि जो सोफ़ी है और जो जेंसी है दोनों के दोनों क्या है, ईयर मार्क्ड है, मीन्स रिजर्व्ड है पहले से कि उन लोग स्कूल पास आउट करने के बाद सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा उनको बड़े सपने नहीं देखना है। सोफ़ी ऑन द अदर हैंड लिव्ड इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द सक्सेसफुल। और दूसरी तरफ अगर हम सोफ़ी की बात करें तो सोफ़ी क्या थी, एक इमेजिनरी गर्ल थी, मतलब वो सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जीती थी और वो बहुत अमीर और कामयाब होने के सपने देखा करती थी। She aspired to be an actress or a fashion designer and having her own boutique once she passed out of school। और वो ये सपने देखती थी कि जैसे वो स्कूल से पास आउट कर लेगी, मतलब उसका स्कूल जब कंप्लीट हो जाएगा तो या तो वो खुद का बुटीक खोल लेगी, या तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, या फिर वो बहुत बड़ी एक फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। She was a daydreamer and in her dreams she imagined Danny Casey, the football player, to be her lover. All her dreams were beyond her means। और इसके आगे सोफ़ी जब इमेजिन करती है तो वो डे ड्रीमिंग करती है, दिन में इतने सपने देखती है कि जो डैनी केसी है जो कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, वो ये सोचती है कि डैनी केसी उसका लवर बन जाएगा और इस तरीके से उसके सपने उसको खुशी दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफ़ीज़ फादर। आप किस तरीके से सोफ़ी के फादर के कैरेक्टर, चरित्र और उनके गुस्से के बर्ताव को बता सकते हैं। एंड द आंसर इज़ Sophie's father is a very practical person who becomes enraged when she tells him about her fantasy dreams. He was characterized as a plum-faced, sweaty man with no refined behavior or appropriate food patterns. सोफ़ी के जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब वास्तविक ज़िंदगी में यकीन रखने वाले इंसान हैं। ठीक है, जब सोफ़ी उनको बताती है अपने कहानियों को तो उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा इनरेक्स्ड हो जाते हैं, मतलब थोड़े गुस्से हो जाते हैं कि जो सोफ़ी है वो सिर्फ क्या करती है, सपने देखते रहती है। आगे उनके कैरेक्टर के बारे में बताते हुए ये भी बताया गया है कि उनका जो फेस है बहुत प्लम मीन्स भद्दा सा चेहरा है, उनके में बहुत ज़्यादा स्वेटी मीन्स मतलब बहुत पसीने आते हैं और उनका बिहेवियर, उनका जो स्वभाव है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खाने पीने को लेकर भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ही वॉज अ फुटबॉल फैन हु वेंट टू अ पब टू सेलिब्रेट हिज टीम्स विक्ट्री। और वो फुटबॉलर या फिर फुटबॉल मैच के बहुत बड़े एक फ़ैन हैं और जब उनका जो टीम, जिस टीम का वो सपोर्ट करते हैं, अगर वो टीम जीत जाती है तो उस जीत का सेलिब्रेशन के लिए वो पब जाया करते थे। तो इस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why did Sophie like her brother Jock more than any other person? From her perspective, what did he symbolize? सोफ़ी अपने भाई से ही सबसे ज़्यादा क्यों प्यार करती थी या फिर अपने भाई को ही दूसरे लोगों सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करती थी, किस तरीके से उसके कैरेक्टर को यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है उसको लिखना है हमको। सो द आंसर इज सोफ़ी लाइक्ड हर ब्रदर मोर देन एनी अदर पर्सन इन द होल वर्ल्ड. It was only Job who listened to the stories of her wild dreams and Sophie could open heart to him.
सोफ़ी सबसे ज़्यादा अपने भाई को इस पूरी दुनिया में इसलिए पसंद करती थी क्योंकि सिर्फ इकलौता उसका भाई ही ऐसा था जो उसकी बेतुकी सपनों को सुना करता था और वो दिल खोल करके सारी बातें अपने भाई के पास कर लिया करती थी। शी ट्रस्टेड जॉब मोर देन हर फादर एंड हर फ्रेंड जेंसी, और वो अपने भाई से के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, अपने पापा से भी ज़्यादा और अपनी दोस्त जेंसी से भी ज़्यादा विश्वास उसको अपने भाई जॉब के ऊपर था। She knew that her brother would keep all her secrets to himself as he was a quiet person, और वो ये भी सोचती थी कि उसका जो भाई है उसके सारे सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का लड़का है। Hence he was always the first to whom she shared her secrets and was her real confidant, और यही कारण है कि वो सबसे पहले अपनी लाइफ का हर एक बात अपने भाई को आकर के बताया करती थी। सोफ़ी वॉज एक्चुअली जेलस ऑफ हिज साइलेंस एंड शी वांटेड टू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ हिज लाइफ एज वेल विच ही हैड नेवर शेयर विद एनीबडी। जो सोफ़ी थी वो अपने भाई से थोड़ी सी जेलस मतलब थोड़ी सी जलन भी करती थी क्योंकि उसका भाई बहुत ज़्यादा शांत रहता था और उसको इंटरेस्ट भी था अपने भाई के लाइफ के बारे में जानने का, जो सीक्रेट उसके भाई ने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। जॉब सिम्बलाइज्ड एन एडल्ट सीक्रेट वर्ल्ड विच शी फैंटेसाइज्ड अबाउट एंड वॉज ईगर टू एंटर। जो जॉब था उसका अपना पर्सनल लाइफ था, वो ज़्यादा लोगों से किसी से भी कुछ बात नहीं करता था और वो अपना सीक्रेट अपने तक ही रखता था, इसलिए सोफ़ी बहुत ज़्यादा क्या थी, इंटरेस्टेड थी कि वो अपने भाई के लाइफ के सीक्रेट्स को जान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफ़ी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। सोफ़ी का सोशियो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति कह सकते हैं हम, वो कौन से क्लास से बिलोंग करती थी ये हमको पूछा गया है और इस स्टोरी में हमको उसके फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्या बताया गया था। सो द आंसर इज़ सोफ़ी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। शी वॉज ईयरमार्क्ड टू वर्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री व्हेन शी वुड पास आउट ऑफ स्कूल। सोफ़ी जो थी वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जब वो स्कूल से पास आउट करेगी तो वो रिजर्व थी कि उसको बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। हर ब्रदर जॉब वॉज अ ड्रॉप आउट एंड वर्कड एज एन अपेरेंटिस मैकेनिक, और उसका भाई जो था वो ऑलरेडी स्कूल कंप्लीट कर चुका था और वो एज अ अपेरेंटिस मैकेनिक मतलब शिक्षक बोल सकते हैं, मैकेनिक का जो काम सीखते रहते हैं वो काम करता था। The small room of her house was cluttered with her father in his vest with dirty washing piled up in the corner and her mother stooping over the sink। और उनके घर में एक छोटा सा कमरा था और वो कमरा किन किन चीज़ों से भरा हुआ था, तो उसके हैवी फादर से भरा हुआ था। उसके फादर जो थे बहुत हैवी थे, साथ ही साथ उनके घर के कॉर्नर पे गंदे कपड़ों की पाइल ढेर लगी हुई थी, उससे वो रूम भरा हुआ था और उसकी मम्मा का झुका हुआ जो बैग था उससे उनका रूम भरा हुआ था। सोफ़ी ड्रीम्ड ऑफ ए ल्यूमिनस लाइफ दैट ऑफ एन एक्ट्रेस, बुटीक ओनर एंड अ फैशन डिज़ाइनर। सोफ़ी का सपना था कि वो स्कूल पास आउट करने के बाद खुद का एक बुटीक खोल लेगी या फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी या फिर एक एक्ट्रेस बन जाएगी। सिंस शी हेल्ड फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड एंड शी वांटेड टू राइज अप इन लाइफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। और सोफ़ी जो थी वो पुअर बैकग्राउंड मतलब गरीब परिवार से रहने वाली थी, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। They rode on a bus, her father rode a bicycle. All these instances substantiate the financial status of her family। और जो सोफ़ी है वो बस में सफ़र करती थी, कहीं आना जाना रहता था तो वो बस से आया जाया करती थी। उसके पापा को कहीं आना जाना रहता था तो वो बाईसाइकिल मतलब साइकिल से आना जाना करते थे। और इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन का, जिस पे आप लोगों को क्या करने बोला है, डिस्कस इन पेयर, मतलब आप लोगों को ग्रुप में इसको क्या करना है, डिस्कशन करना है। एंड फर्स्ट टॉपिक इज सोफ़ीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सोफ़ी का जो सपना था या फिर सोफ़ी की जो उदासी थी वो सारी उसके दिमाग में थी। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है और आप लोगों का जो ओपिनियन होगा उसी को एज अ आंसर आपको लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2 करके आंसर दिया है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। ओके, सो स्पीकर 1 का क्या हो सकता है, उसका अपना ओपिनियन। सोफ़ी इज़ अ डे ड्रीमर, सी ड्रीम्स बिग, ऑफन सच ड्रीम्स fall flat when a person with poor socio-economic background comes face to face with the realistic of life। जो सोफ़ी थी वो दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, उसके सपने काफ़ी बड़े थे, जबकि वो जानती थी कि वो क्या कर जाएगी, फॉल फ्लैट मतलब
अगर वो बड़े सपने देखेगी तो वो खुद गिर जाएगी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की रहने वाली थी। जब वो अपने रियल लाइफ मतलब वास्तविक ज़िंदगी से जब वो सामना करेगी तो उसके सारे ख्वाब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसी तरीके से स्पीकर 2 मतलब हमको पेयर में ग्रुप बना के, पेयर जोड़ी जोड़ी बना के हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्पीकर 1 ने अगर अपना ये ओपिनियन दिया है तो उसी तरीके से स्पीकर 2 कैसा ओपिनियन देगा उसको मैंशन करना है। ओके, सी ड्रीम सच बिकॉज ही इज़ एन escapist. I should say that her dreams and disappointments are her own creation of mind. अब स्पीकर 2 क्या सोच रहा है कि वो एक तरीके से एक्सकैपिस्ट थी, ठीक है, और वो उसके जो सपने थे, उसकी जो निराशा थी, वो सारी चीज़ें सिर्फ उसके दिमाग की बातें थे। फ्लोटिंग इन अ ड्रीमी वर्ल्ड ऑफ हर ओन, सी फॉल्स इन लव विद डैनी केसी द एक्ट फुटबॉलर. She dreams of owning a boutique, becoming a fashion designer and an actress as well. और वो अपने ही सपनों की दुनिया में हमेशा तैरती हुई रहती थी। उसको डैनी केसी से प्यार हो जाता है, डैनी केसी जो कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर रहता है, और उसके बाद वो सपने देखती है अपने खुद का बुटीक खोलने का। फिर वो सपने देखती है कि वो एक बड़ी सी फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी, फिर और वो सपने देखती है कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी। इस तरीके से आपको भी डिस्कस करना है और अपने ओपिनियन को यहाँ पे एज आंसर राइट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2. It is natural for teenagers to have unrealistic dreams. What would you say are the benefits and disadvantage of such fantasizing? ये स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग टीन एज में होते हैं, मतलब 13 से लेके 19 के जो एज के बीच के होते हैं, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है, मतलब दिन में सपने देखना कि हम बड़े होकर के ये कर लेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, ये बहुत नेचुरल सी बात है। और आप इसका क्या बेनिफिट समझते हैं और इसका क्या आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज समझते हैं, दोनों का ओपिनियन आपको बताना है। कि अगर आप लोग भी टीन एज के हैं तो अगर आप लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, आप लोग सपने देखते हैं कि हमको बड़े होकर के ये बनना है, हम ये भी कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप लोग सोचते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या चीज़ उसका डिसएडवांटेज, मतलब क्या उसका फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, हमको इसी को लिखना है। ओके, इसको भी आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करके आंसर लिखना है। तो अब किस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीकर 1 मतलब पहला इंसान जो बोलेगा, फिर स्पीकर 2 मतलब सेकेंड इंसान, उसका क्या सोच है वो उसको बोलेगा। सो द आंसर इज स्पीकर 1 सेज हैविंग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स इन नॉट out of the world for teenagers. Most of them do so. Since it is the phase of attaining boundless aspiration, one tends to idol worshipping and in doing so falls in love with the hero or heroine of his or her dreams. ठीक है, अनरियलिस्टिक होना मतलब अपने वास्तविक ज़िंदगी से, अपनी वास्तविक दुनिया से बेखबर रहना, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है टीनेजर्स के लिए। मोस्ट ऑफ दैम मतलब लगभग से सभी लोग जो टीन एज में होते हैं वो ये काम करते ही हैं कि वो डे ड्रीमिंग करें, सपने देखते रहते हैं दिन में भी, और इस तरीके से ये उनका क्या होता है, बाउंडलेस एस्पिरेशन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोग आइडल वर्शिपिंग करते हैं, मतलब पूजा पाठ करके इन सब चीज़ों में यकीन रख के अपना एज क्या कर देते हैं, टीन एज को क्रॉस कर देते हैं। कई लोग क्या होते हैं, कई टीनेजर्स ऐसे होते हैं जो हीरो और हीरोइन को अपना क्या मान लेते हैं, अपना आइडल मान लेते हैं, उनसे उनको प्यार हो जाता है और इस तरीके से वो अपना टीनेज क्रॉस करते हैं। ये स्पीकर 1 का ओपिनियन था। अब देखते हैं स्पीकर 2 का ओपिनियन क्या होगा। दे एन्जॉय डूइंग सो एंड वांट नो वन टू एंटर इनटू देयर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने सपनों की दुनिया को खुल करके जीते और नहीं चाहते कि कोई भी लोग उनके इस दुनिया में क्या करे, एंटर करे, मतलब आए। Sometimes prevailing good sense and acting wiser, the sparks get ignited and this youngster take inspiration from their idols and get to work themselves hard to achieve their desired goals. कभी कभी क्या होता है, डे ड्रीमिंग उन लोग करते हैं तो उससे भी उनके अंदर कुछ अच्छी सोच आती है और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने जिनको भी उन लोग आइडल मानते हैं उनसे थोड़ा प्रेरणा लेकर, इंस्पिरेशन लेकर के वो अपना काम को क्या करते हैं, कड़ी मेहनत से करते हैं और अपने गोल को, मतलब उनका जो गोल, उनका जो उद्देश्य होता है उसको क्या कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। अब अगेन अब हम तो क्या देखें, हम बेनिफिट देखें, अब देखेंगे उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। सो स्पीकर 1 अगेन सेज एब्सोल्युटली इन सच कंडीशन नथिंग कैन स्टॉप देम टू अचीव ग्रेटर हाइट्स इन लाइफ। अब स्पीकर 1 जो है वापस से स्पीकर 2 की बातों पे रिप्लाई करता है कि हाँ बिल्कुल, इस तरीके से कोई भी उनको अपने उद्देश्य को या फिर अपने लाइफ की ऊंचाई, अपनी ज़िंदगी की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कोई उनको नहीं रोक सकता।
After all, great scientists, writers, philosophers, etc. were nothing but mere daydreamers when they were youngsters. और जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो राइटर्स लोग होते हैं, जो फिलोसोफर्स लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग किया करते थे अपने यंग टाइम पे। मतलब जब उन लोग भी टीन एज में होते हैं, जो साइंटिस्ट, राइटर या फिर फिलोसोफर और भी जो ग्रेट पर्सन्स लोग होते हैं अपने टीन एज में, उन लोग भी क्या कर रहे रहते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। Their dreams motivated them to be world famous. Their wild dreams proved to be an advantage for them. और उनका जो डे ड्रीमिंग रहता है वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और इस तरीके से उनका जो वाइल्ड ड्रीम्स मतलब जो उनके बेतुके सपने होते हैं उनको इस तरीके से वो फ़ायदे देते हैं। Again speaker to reply, but when these teenagers become escapists, they fall trapped in their own fantasy and become a failure in life. और अगर यही टीनेजर्स लोग क्या हो जाएंगे, स्कैपिस्ट हो जाएंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, अपने जो उन्होंने सपनों की दुनिया बनाई है खुद से, उसमें खुद से फंस जाएंगे और अपने ज़िंदगी में उन लोग नाकामयाब हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। दे गो ऑन वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम इन डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग एंड अचीव नथिंग। और उन लोग अपने काफ़ी समय को, दोपहर को, रात को, शाम में, पूरे दिन सपने देख देख कर ही अपने जो कीमती समय है उसको उन लोग बर्बाद कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ प्राप्त या फिर हासिल नहीं कर पाएंगे। दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ सच डे ड्रीमिंग। और ये एक तरीके से नुकसान है डे ड्रीमिंग का भी। एक तरीके से तो फ़ायदा है इस चीज़ का कि उससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप पूरे टाइम सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप सपने ही देख रहे हैं कि हमको बड़े होकर के ये अचीव करना है, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको अचीव करने के लिए उसको करना भी पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो इस तरीके से वो टाइम आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम वर्किंग विथ वर्ड्स सेक्शन का। Notice the following expressions. The highlighted words are not used in a literal sense. Explain what they mean. अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको नोटिस करना है। कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखे गए हैं, जो कि एक्चुअल लिटरल सेंस में लिखे हुए हैं। वो वर्ड या फिर वो सेंटेंस हमको क्या बोलना चाहता है वही हमको बताना है। फर्स्ट लाइन इज वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ ए ग्राउंड। सेकेंड सेंटेंस इज Sophie felt a tightening in her throat if he keeps his head on his shoulders. Third sentence is on Saturday they made their weekly pilgrimage to the United. And fourth sentence is she saw him ghost past the lumbering defenders. इस तरीके से हमको क्वेश्चन में ये 4 सेंटेंस दिया गया है जो कि आपके बुक में हाईलाइटेड होगा। इसमें आंसर में हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो कौन से हैं आपके, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं स्टोरी में हमको, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, ही वॉज सो क्वाइट दैट वन हैड टू मेक एफर्ट्स टू मेक हिम स्पीक। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा शांत है और अगर उससे कुछ भी चीज़ बुलवाना है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको बात करवाने के लिए। सेकेंड जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या है आपके, अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। और इसका मतलब क्या होगा आपका, सी फेल्ट इन स्टीफेंस इन हर थ्रोट, मतलब उसको अपने गले में कुछ चीज़ फंसी हुए टाइप लग रही है। नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड इज कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ ही इज सेंसिबल और इंटेलिजेंट। अगर वो सेंसिबल है मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो। थर्ड सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से आपके, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज। और इसका मतलब क्या होगा, दे वेंट टू द फुटबॉल ग्राउंड विच वॉज लाइक विजिटिंग अ हॉली प्लेस फॉर देम। उन लोग क्या करते थे, वीकली मतलब हफ्ते में फुटबॉल ग्राउंड जाया करते थे और उन लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान के जैसा था। एंड लास्ट फोर्थ इज घोस्ट पास्ट। घोस्ट पास्ट का मतलब क्या होगा, रनिंग टू डॉज और डिसीव, डिसीव की ओर दौड़ते हुए जाना। और इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम सेक्शन में नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।